हेलो गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मॉडल्स। एआई तो आप सबने सुना होगा, एआई का यूज भी करते होंगे। चैट जीपीटी और एआई मॉडल्स, इन सब का आपने काफी यूज करा होगा। बट अगर आप मॉडल्स का मीनिंग नहीं समझ रहे हो, देन आई एम श्योर यू माइट बी मिसिंग अ बिग पिक्चर। बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, मल्टी मॉडल होते हैं। कुछ मॉडल इमेज जनरेट कर देते हैं, कुछ मॉडल इमेज को समझ लेते हैं। आपको कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए, आपको थिंकिंग पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, आपको जो डीप रिसर्च एजेंट या जो एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, एक मॉडल कितना टाइम ले सकता है, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ी बहुत कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मॉडल में टेम्परेचर क्या होता है, इन सबको अगर इन नुएंसेस को समझना है और मॉडल्स को अच्छी तरह से यूज करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप इस वीडियो के बाद एक मॉडल को समझने लगोगे, उसके फाइल फॉर्मेट को समझने लगोगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजों को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा थोड़ा सा टिंकर कर सकते हो उन मॉडल्स को और अपना आउटपुट पा सकते हो। प्रॉम्प्टिंग डेफिनेटली एक टेक्निक है जो मॉडल्स की आउटपुट लाने की, लेकिन प्रॉम्प्टिंग से जितना अच्छा करोगे उतना रेलेवेंट की तरफ जाओगे आप। लेकिन मॉडल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली एक अच्छे आउटपुट के लिए। सो स्टे ट्यून, वी विल गो वेरी डीप इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मॉडल। हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एलएम्स, इन सब के जो मॉडल्स के अंतर भी बताएंगे, ये ट्रेन कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इनमें, और जब हम मॉडल बोलते हैं तो हम क्या सीख रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन। मॉडल्स, इसको समझने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज एआई। एआई में ही मॉडल बनते हैं, तो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये किसके अपोजिट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी चीज के बारे में एक थोड़ा सा बेसिकली हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट होना, है ना। जैसे आप ह्यूमन लोग होते हैं, उनमें क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। एक स्टूडेंट या एक बच्चा कुछ चीजें सीखता है तो वो एक इंटेलिजेंस डेवलप करता है किसी चीज को समझने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी गर्मियां चल रही है, राइट, तो कूलर हम लेते हैं। अब कोई जिसने कभी कूलर नहीं देखा है, मान लो ना, बहुत छोटा बच्चा है और वो देख रहा है उसको फर्स्ट टाइम, मान लो कूलर को देख रहा है, तो वो क्या समझेगा? एक देखेगा, अच्छा एक डब्बा है जिसमें से कुछ हवा आ रही है, छोटा सा पंखा है। अभी उसमें कभी गोल एक आउटलेट होगा जहां से हवा आ रही है, किसी में मान लो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर करके होगा, कहीं कोई छोटा कूलर होगा, कोई बड़ा कूलर होगा, किसी की बॉडी प्लास्टिक की होगी, किसी की मेटल की होगी, है ना। उस पे आसपास की घास लगी होगी, जहाँ पे पानी आ रहा है, पानी से वो ठंडी हवा आ रही है, गर्मियों में भी। और तो इस तरह से वो चीजें समझेगा। अब एक टाइप का कूलर तो होता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ बड़े हुए, कुछ बहुत तेज हवा कर रहे हैं, बहुत कुछ धीमे हवा कर रहे हैं, है ना। कहीं जब हमें पानी चलाना पड़ेगा उसका, तब जाके थोड़ी ठंडी हवा आएगी, अगर पानी नहीं चलाएंगे तो गर्म हवा आएगी। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स को समझेगा तो बच्चे की एक समझ बनेगी कि हाँ ये एक कूलर है, इसको हम कूलर बोलते हैं क्योंकि ये कूल कर रहा है। ठीक है। अब ये जो समझ बनी, इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर इसको कोई बच्चे में पहली बार उसने देखा और उसने एक समझ बनाई, फिर कोई आप कोई अलग टाइप का, अलग डिजाइन का उसको एक मशीन दिखाओ इस टाइप का, तो वो सोच अगर देखेगा, अच्छा यार ठंडी हवा आ रही है, इसमें से पानी से पानी डालना पड़ रहा है तब ठंडी हवा आ रही है, और एक साइज का है, इसको शायद कूलर कह सकते हैं। ऐसे ही होगा। और बहुत फैंसी है। पहले उसने जो ट्रेन हुआ था, जिस जैसे कूलर देखे थे वो उसमें बहुत फैंसी नहीं थे, लेकिन अभी फैंसी आ गया, तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये फैंसी कूलर है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, थोड़ा स्टाइलिश कूलर है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस बन रहा है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलेंगे हम ट्रेनिंग, है ना। हमने अलग अलग कूलर्स देखे, उसके फीचर्स देखे, और फिर समझा कि हाँ इसको कूलर बोल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोला ट्रेनिंग। जो जो हमने अलग कूलर देखे और इनके जो फीचर्स को देखे बेसिकली उस कूलर, और जो ये अटेन हुआ,
जो हमें समझ बनी उसको हम बोलेंगे मॉडल। बेसिकली मॉडलिंग हुई ना हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक छोटी सी कोई पिक्चर या एक पिक्चर नहीं, कुछ सेट ऑफ फीचर्स समझ में आए कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको कूलर बोलेंगे। ठीक है। अभी तक चौकोर होते थे, मान लो कल के दिन वो ट्रायंगल हो जाए, कल के दिन मान लो वो बिल्कुल स्फेयर शेप में हो जाए, तो वो भी कूलर ही होगा, थोड़ा सा डिजाइन अलग है, हम ये समझेंगे। ये हमारी हुई मॉडलिंग, नेचुरल मॉडलिंग। और हम ऐसे ही सीखते भी हैं कोई भी चीज। अब हम बात करते हैं नेचुरल से आर्टिफिशियल की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमें मॉडलिंग करनी होती है। मॉडलिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग के थ्रू। अभी पैरेलल समझ में आया कि एक मशीन को लर्न कराने के लिए आपने ट्रेनिंग कराई और उसमें कुछ मॉडलिंग हुई, ट्रेनिंग का जो आउटपुट आया वो मॉडलिंग थी। अब उस मॉडल से हो क्या, अब कोई भी इनपुट आएगा अलग से और मॉडल से हम पास करेंगे इस मॉडल से। जैसे कोई दूसरा इनपुट आया, क्वेरी आई, और जो मॉडल हमने ट्रेन करा था उससे पास कराया, तो जो आउटपुट आएगा हम वो बता पाएंगे इट्स अ कूलर और नॉट। ठीक है। अगर कूलर के जैसे दिख रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे हाँ ये कूलर है। अगर कूलर के जैसे नहीं दिख रहा है तो हम बोलेंगे ये कूलर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये चीज हम मशीन से करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये मॉडल, अब बात आती है मॉडल होता क्या है। ठीक। अब मॉडल समझने से पहले टाइप ऑफ एआई समझते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की एआई से आपके जो मॉडल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। एक होता है कि जो एआई दो हिस्सों में हम ब्रॉडली बांट सकते हैं। एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, एमएल, और एक है अपना डीप लर्निंग। अब ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में होता क्या था, इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम होती थी। हम एक मशीन, बेसिकली मशीन को ये सिखाते थे उस एल्गो के थ्रू कि किसी का पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। हम कर क्या रहे थे? पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी डिफरेंट एल्गोरिथम थी, जैसे कि एसवीएम, है ना, यहाँ पे और क्या, रिग्रेशंस, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, क्लासिफिकेशंस, और डिसीजन ट्री, ऐसे करके काफी सारी एल्गोरिथम। हम अभी सारी इस पर डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सब में होता क्या था, हम एक फंक्शंस निकालने की कोशिश करते थे। एक ऐसा फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन ट्रेनिंग के थ्रू जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए, मतलब डेटा से पैटर्न निकाल पाए। तो जहां पे भी मशीन लर्निंग हो रही है, जहां पे भी एआई हो रही है, उसमें डेटा चाहिए। ठीक है। अब डेटा से होगा क्या, जब डेटा होगा तो डेटा इस टाइप का होगा, मान लो आपका टेबुलर फॉर्म में हुआ। ठीक है। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इस बार आपको एक सिटी का नाम दिया हुआ है। ठीक है। उसके वेदर के कंडीशन दी हुई है। वेदर की कंडीशन मतलब एयर की स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है वहां पे, और वहां पे सॉइल कैसी है, और उसके और डिफरेंट फीचर्स उस एरिया के। अब फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उसमें रेन हो सकती है कि नहीं। ठीक है। अगर रेन हुई तो हमारा हुआ रेन, और नहीं हुआ तो नॉट रेन। ठीक है। हमारे पास ऐसे कुछ पैरामीटर्स सिटी के और उसके वेदर से रिलेटेड ज्योग्राफिकल कुछ डेटा है। हमारा प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, जिसको हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हुई कि हमें ये निकालना है कि वेदर वहां पे बारिश होगी कि नहीं, रेन और नॉट रेन, और इस सिटी का हमारा डेटा है।
मान लो हम एक सिटी ले लेते हैं दिल्ली। दिल्ली का अलग अलग टाइम पे हमारे पास डेटा है, और मतलब डेटा का क्या मतलब हुआ, बेसिकली हमें वहां पे कितना टेम्परेचर था दिन में, कितना ह्यूमिडिटी थी, और वेदर कंडीशन क्या थी वहां पे, क्लाउडी रीजन था कि नहीं, और फिर रेन हुई थी कि नहीं। ये पुराना डेटा है। पुराना डेटा से हम एक मैथमेटिकल फंक्शन, बेसिकली राइट, हम वो निकालेंगे, और अगर हमने वो फिट करा दिया वो डेटा तो एक मैथमेटिकल फंक्शन पे, फिर जब भी कोई हम नया डेटा दें, वही पैरामीटर उसी सिटी के लिए, और फिर बता सकते हैं कि वेदर वहां पे रेन होगी या नहीं होगी। तो जो मशीन लर्निंग है उसमें हम क्या कर रहे थे, ये मैथमेटिकल फंक्शन निकाल रहे थे। अब मैंने ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, ऐसे ही तो होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे करते करते एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया यहाँ पे आपका जेड। ठीक है, आपके कितने भी ये एन कुछ भी हो सकता है, और ये एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अभी हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, बट जरूरी थोड़ा यहाँ पे एक वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो ये मल्टीवेरिएट रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आप एक हाई लेवल पे समझो कि हम मशीन लर्निंग में क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। पैटर्न मतलब एक मैथमेटिकल फंक्शन। जब ये मैथमेटिकल फंक्शन को अगर हमने समझ लिया मतलब हमने ये वैल्यूज निकाली, ए क्या होगा, बी क्या होगा, जेड क्या होगा, ऐसे सारे पैरामीटर्स निकाल दिए, तो अब आपके जो भी और दूसरे फीचर्स आएंगे उसके बेसिस पे आप इस फंक्शन में रखेंगे, और फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे, एक अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया तो रेन के प्रेडिक्शन ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, और अगर नहीं है, थ्रेशोल्ड से वैल्यू कम है, तो इसके रेन की कंडीशन कम है। तो इस चीज को हमने बोला मॉडलिंग, ये फंक्शन को निकालने का एक प्रोसेस हुआ वो। ठीक है, बेसिकली हम ट्रेनिंग कर रहे थे इस डेटा के थ्रू। ये जो डेटा था, फिर हमने इस पे एक एल्गो लगाई। एल्गो में हमने अभी बात करी थी कि डिसीजन ट्री है, एसवीएम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्या है उसका, बेसिकली उसके बेसिस पे हमने उस एल्गोरिथम को लगा के इस फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी, इनके पैरामीटर्स को। जैसे ही हमने ये वैल्यू निकाल ली तो वो हमारा बन गया मॉडल। और मॉडल में लिखा क्या रहेगा, बेसिकली ये फंक्शन, इसकी वैल्यूज। अगली बार जब हमें प्रिडिक्ट करना है कुछ, तो हम इस मॉडल को लोड करेंगे, और जो भी फीचर है उनको देंगे, और उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या रखा हमने, बेसिकली ये फंक्शन प्लस इसके जो वेट्स ए बी सी, जो भी बायसेस वगैरह हैं वो। ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग का था। यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए पहले हमने समझा नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल में कूलर का एग्जाम्पल लिया। एक बच्चे ने बहुत सारे कूलर देखे, उसकी बेसिस पे लर्न करा कि कूलर होता क्या है। इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रेनिंग। और जब हम सीख गए, तो जो सीखने का जो हमारे माइंड में चीजें बनी, उसको हमने बोला मॉडल। और जब भी अब हमें नई बार, पहली बार जब हम कोई डेटा देखेंगे दूसरा, तो क्वेरी आएगी, क्वेरी मॉडल से पास होगी, फिर हम बता पाएंगे वेदर इट्स कूलर और नॉट। ठीक है, ह्यूमन प्रोसेस था। फिर हमने मशीन लर्निंग देखा, सॉरी एआई देखा। एआई के दो मेन ब्रांचेस है, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये टेक्निक्स है, ये फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट तरीके से चलते हैं। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में हमने देखा कि यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं विद डिफरेंट एल्गोरिथम, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या है, डेटा। अब डेटा होता कैसा है, आपके टेबलर फॉर्म में हो सकता है, और अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, जैसे सिटी के बारे में, कुछ वेदर की कंडीशंस है। फिर हमने क्या किया, इस डेटा को एक एल्गोरिथम में लगाया। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था कि ये डेटा कहाँ फिट हो सकता है। हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। फिर देखेंगे कि कौन सा मॉडल ज्यादा बेस्ट वर्क कर रहा है, और वो मॉडल हम फिर फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस मॉडल को जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें कर क्या रहे हैं हम एक फंक्शंस को देख रहे हैं, एक फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सीख रहे हैं बेसिकली वो हम सीख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो भी पैरामीटर्स है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। और इन वैल्यूज को हमने बोला एमएल, मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेट क्या होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की बात करें तो बेसिकली इसमें एक लाइब्रेरी होती है साइकिट लर्न, ये राज के थ्रू। ठीक है, अब ये लोग अपनी अपनी एल्गोरिथम पे इंप्लीमेंटेशन देते हैं। तो हमें करना क्या होता है, बस अपना डेटा लाओ, ठीक है, और उस डेटा को इस मॉडल पे फिट कराने की कोशिश करो। अलग अलग जो एल्गोरिथम है उससे लर्न होगा, फिर जो अनसीन डेटा पे एक बार ट्राई करो, बेसिकली वैलिडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान एक होती है ट्रेन, एक होता है वैलिडेशन, कि हमारा मॉडल ने जो लर्न करा वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर होता है हमारा बेसिकली टेस्टिंग, फाइनल जो हम रियल डेटा पे ट्राई करेंगे, अनसीन डेटा पे, जिसपे फिर देखेंगे वेदर वो चीज सही आ रही है कि नहीं, उससे सही प्रिडिक्ट हो रहा है कि नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो मॉडल है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे जो फाइल बनती है इन पेज को रखने पे, उसको आइदर हम पिकल फाइल बोलते हैं, पीकेएल और पिकल। आपने पाइथन में अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो पाइथन में एक पिकल करके एक लाइब्रेरी भी होती है जो बेसिकली आपके मॉडल या जो डेटा क्लासेस है उनको आप सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक तरह से क्या हो रहा है, जो भी आपका फंक्शन था उसको सीरियलाइज करा, उसको डीसीरियलाइज करेंगे जो हम लोड करेंगे। ठीक है, और आपके इसके बहुत सारी डॉट केरास करके भी होती है, इसमें ONNX करके भी एक मॉडल की फाइल होती है। अब ये अलग अलग फाइल्स क्यों हैं, नाम क्यों है, ये फॉर्मेट है फाइल के। हर फॉर्मेट में कुछ स्पेशलाइज्ड है, कुछ चीजें तो उसको हमने वैसे बनाया। ONX का फुल फॉर्म होता है ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज। ये अलग अलग फ्रेमवर्क, अलग अलग लाइब्रेरीज को अगर मॉडल यूज करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये कॉमन फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जैसे केराज करके वो दूसरे उसमें नहीं चलेगा लाइब्रेरी में, जैसे पीटीएच, एक पाइटॉर्च का जो मॉडल होता है, जो पाइटॉर्च की लाइब्रेरी से अगर मॉडल को ट्रेन करेंगे तो उसकी जो फाइल बनेगी वो पीटीएच से बनेगी। वो आप पिकल के थ्रू यूज नहीं कर सकते कि आप केराज की लाइब्रेरी में बाद में आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो तो यूज नहीं कर सकते, आपको पाइटॉर्च ही यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बाउंड हो गया ना, एक लाइब्रेरी से आपने पिक करा था, स्टार्ट करा था, तो आपको उसी पे रहना पड़ेगा, ये फोर्स हो गया। उसको अवॉइड करने के लिए ONX बनाया, जहां पे ये ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट है मॉडल के लिए, जहां पे कोई भी टाइप का मॉडल है वो या फ्रेमवर्क है इसलिए उसको यूज कर रहा है उस मॉडल को। ठीक है, एक आपने जब ट्रेन करा था तो मान लो आपने केरास लाइब्रेरी यूज करी, बट जब आप उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर रहे हो तो उसका ये मतलब हो सकता है कि आप उसको पाइटॉर्च के थ्रू भी यूज कर पाओ, अगर आपकी फाइल फॉर्मेट ये है ONNX। नहीं है तो केरास कुछ ऐसे यूटिलिटीज मिल जाएंगे आपको जहां केरास से आप इसको चेंज कर पाओगे, डॉट केरास से डॉट ONNX। क्लियर है यहाँ पे। तो ये तो हुई फाइल फॉर्मेट ऑफ मॉडल। मॉडल क्या हुआ, इनके वेट्स, इसका जो पूरा फंक्शन, ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में फाइल फॉर्मेट्स ये हो गए। इसके थ्रू आपने अलग अलग फ्रेमवर्क्स है उनको यूज करके आप ट्रेन कर सकते हो और आप इन्फ्रेंस भी कर सकते हो। बेसिकली ट्रेनिंग में प्रोसेस जो होती है वो ट्रेनिंग में ट्रेन करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं
डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम एक ऐसे समझ लो कि ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लेयर्स हैं अलग अलग, फिर यहाँ पे ये फाइनल लेयर है, ये न्यूरॉन इनसे जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपने देखा क्या क्या, मैं इस नोड को इन सबसे जोड़ा, इधर को नहीं जोड़ा, इधर से नहीं जोड़ा, तो जो मतलब एक लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हो गई, यहाँ पे ये सेकंड लेयर हो गई, यहाँ पे ये थर्ड लेयर हो गई। तो एक लेयर से दूसरे लेयर पे जितने भी जुड़ रहे हैं ये कनेक्शन, इनको हमने बोला ये हमारी कनेक्शन है। ठीक है, यहां से हमारे फाइनल आउटपुट आएगा। हमारा इनपुट यहाँ है, आउटपुट यहाँ है। अब आप देख रहे हो कि इसमें तो तीन चीजें हैं, तीन नोड्स हैं। तीन जरूरी नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। अब आपका जो इनपुट होगा उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि इस लेयर पे ये बैठ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम जो हमने पहले वेदर प्रिडिक्शन के लिए करी थी, उसमें हमने देखा था ना, सिटी है हमारे पास, हमारा जो डेटा था क्या था, याद करो, सिटी था। सिटी के बाद हमारे पैरामीटर्स थे। पैरामीटर्स क्या थे, टेम्परेचर, दिन भर का, ह्यूमिडिटी, क्लाउडी है कि नहीं, ये तीन पैरामीटर ले लिए थे हमने, कितने भी हो सकते हैं। अब ये तीन पैरामीटर तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पैरामीटर यहाँ चला जाएगा, ये वाला पैरामीटर यहाँ चला जाएगा, ये वाला की वैल्यू यहाँ जाएगी, और फिर ये मशीन चलना शुरू होगी। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन है इनके ऊपर क्या होगा, वेट होंगे हमारे ए बी। तो इस इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर से जो आया उस इस वेट को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इनपुट में यहाँ पे हमने ले लिया क्या ले लेते हैं, A1 B1 C1, ठीक है, और वेट्स को हमने यहाँ बोलते हैं W1 W2, इधर से इस पे W3, और इधर से इस पे गया तो ये W4। ठीक है, ये वेट है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एज है उस पे वेट लगा हुआ है इतना। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या आया था हमारा A1, ये क्या था हमारा B1, ये क्या था C1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस नोड पे, A1 into W1, ठीक है, इस चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस B1 into W2, ठीक है, और इस पर फिर C1 into W3। ठीक, इसकी वैल्यू बेसिकली इधर से आएगी, इस फंक्शन से जो भी वैल्यू, फिर ऐसे इधर से जाएगी। तो अब ये क्या मेक सेंस क्या कर रहे हैं, क्या ये क्या वैल्यू है, कैसे है, ये क्या है ये। तो इस चीज को हमने बोला नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर, न्यूरल नेटवर्क है ये। आर्किटेक्चर क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे, कितने नोड्स होंगे, क्या वेट्स होंगे। बेसिकली वेट तो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस में हम पता चलेगा, जब हम बहुत सारा डेटा लाएंगे और ऐसे इसको पास करेंगे, फिर इसमें कुछ, इसमें भी अगेन कुछ एल्गोरिथम चलेगी, बैक प्रोपगेशन जैसे करते हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू ये वेट जो है वो लर्न होंगे। तो जो मॉडल बन रहा है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मॉडल क्या है, बेसिकली इन वेट्स को लर्न करना, W1 W2 W3 W4, जो भी जितने भी सारे वेट्स हैं, सारे वेट्स को लर्न कर लिया, ये हमारा मॉडल कहलाया। और जब कोई नया इनपुट आएगा, जब कोई नया इनपुट आया क्वेरी, तो आपके ये तीन पैरामीटर तो उससे आएंगे, और हमारे पास वेट्स पता ही है, फिर ऐसे कैलकुलेशन चलेगी, बहुत सारी कैलकुलेशन चलने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा बनेगा फाइनल आउटपुट, हमारा प्रिडिक्शन कि वेदर यहाँ पे रेन होगी या नहीं होगी। जो पुराने एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको प्रोसेस को हमने बोला डीप न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो मॉडल हुआ, मॉडल क्या हुआ, ये जो वेट्स
जितने ज्यादा वेट्स होंगे उतना बड़ा मॉडल है, मतलब तभी तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होने पड़ेंगे ना। ये जितने ज्यादा वेट होंगे उतनी बड़ी फाइल हो जाएगी, ये उतना बड़ा मॉडल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ये एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है। इसमें क्या हुआ, हमारा कुछ डेटा था, एक न्यूरॉन्स का एक आर्किटेक्चर था, उस डेटा को हमने ट्रेन करा और लर्न क्या करा, W1 W2 ये जो वेट्स हैं इनके, वो लर्न करे, और इसको हमने बोला मॉडल। हमारा आर्किटेक्चर समझ में आ गया, ये क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस समझ में आ गई, वेट समझ में आ गए। जब कोई नई क्वेरी आएगी, वो क्वेरी इन वेट्स के थ्रू जाएगी और हमारा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अभी आप ये बोलो कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल हो रहा है, या थोड़ा हम इंटरनल बात कर रहे हैं इसमें। करेक्ट, हम इंटरनल बात जानबूझ के कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट आपको एक पूरे ज्यादा तरीके से समझ में भी नहीं आया, बट आप इंट्यूशन समझ गए तो आप चीजें समझने लगोगे जो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स में भी जो मॉडल बनेगा उसकी फॉर्मेट भी हमारा डिपेंडिंग ऑन दी फ्रेमवर्क अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें टेंसर फ्लो एक ये फ्रेमवर्क होता है, पाई टॉर्च, ये दोनों बहुत फेमस हैं न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। फाइल फॉर्मेट क्या होता है इनका, डॉट पीटीएच, इसके लिए डॉट टेंसर या सेफ टेंसर। ठीक है, एक मॉडल के अंदर क्या क्या लिखा होता है, उसका आर्किटेक्चर और एक उसके जो वेट्स लर्न करेंगे। एक मॉडल के फाइल के अंदर ये चीज है। फिर अगली बार अगर हमें प्रोडक्शन में ये मॉडल चलाना है, यूज करना है, तो जो भी हमारी इस मॉडल को लोड करेंगे, क्वेरी देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अभी बात अब करते हैं अपनी बड़ा मॉडल वर्सेस स्मॉल मॉडल, है ना। बिग मॉडल, स्मॉल मॉडल। बिग मॉडल मतलब मोर वेट्स, स्मॉल मॉडल मतलब लेस वेट्स। ये वेट्स क्या है, वो W1 W2 W3 हमने जो देखे थे। जब ज्यादा वेट होंगे वो कब होंगे, जब हमारा जो आर्किटेक्चर था, जो न्यूरॉन थे वो ज्यादा है। कम वेट होंगे वो तभी हो पाएंगे जब हमारे न्यूरॉन्स कम है। तो हम इसमें क्या कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कम चीजें सीख रहे हैं। हम जो नुएंसेस हैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, उनको उतना गहराई से नहीं सीख रहे हैं। जब ज्यादा वेट होंगे तो ज्यादा गहराई से सीख रहे हैं। बट हमेशा क्या ज्यादा करना अच्छा होता है, ज्यादा वेट लेना हमेशा नहीं होगा, वो आपके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा। और ये प्रॉब्लम भी आती है कि ज्यादा वेट होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ज्यादा सीपीयू लगेगा तो बेसिकली कॉस्ट लगेगी, है ना। सेम चीज लेस वेट की भी कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट लगेगी और फास्ट हो जाएगा, ये थोड़ा स्लो होगा। लेस वेट का मतलब ये फास्ट होगा, लेस कॉस्ट होगी। आपने चैट जीपीटी यूज करा है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। चैट जीपीटी यूज करा है, चैट जीपीटी में हमने देखा होगा कभी कभी वो ज्यादा टाइम लेता है, कभी कभी जल्दी दे देता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो क्वेरी है अगर वो छोटे मॉडल की गई तो फास्ट आउटपुट आ जाएगा, कम पैसा भी लगेगा, लेकिन आउटपुट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, हेलुसिनेट कर सकता है।
हेलुसिनेशन एक प्रॉब्लम है, मैं इस पे बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि हेलुसिनेट का एक मतलब हुआ कि वो कुछ भी आंसर बना देगा अपने आप, वो जरूरी भी नहीं है, सही हो कि नहीं। अब इसके नुकसान फायदे समझ रहे हो आप? आपने ज्यादा ट्रेन करा तो ज्यादा कॉस्ट लगी, ज्यादा सीपीयू लगा, टाइम भी ज्यादा लगा, इन्फ्लुएंस के टाइम पे भी कॉस्ट ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ टोकन्स जो है वो ज्यादा लगेंगे, तो आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। हर प्रॉब्लम क्या बड़े मॉडल से सॉल्व करनी चाहिए? नहीं। जहां आपका शिकार एक छोटी बंदूक से हो सकता है, वहां आप तोप क्यों लाओगे? तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करता है कि हमें छोटा मॉडल इस्तेमाल करना है कि बड़ा मॉडल इस्तेमाल करना है। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बड़ा मॉडल हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब जरूरत है। अब एआई हम देख रहे हैं, दुनिया में एआई की रेस लगी हुई है। पहले एआई से इमेज जनरेट अच्छी नहीं होती थी, अब बहुत अच्छी होने लगी है। वीडियोस बनने लगे हैं, पहले इतने अच्छे नहीं बनते थे। बड़े वीडियोस आज भी नहीं बन पा रहे, फ्यूचर में क्या पता बनने लगी, और डेफिनेटली रिसर्च चल रही है। तो उसमें क्या हम ज्यादा वेट्स बढ़ा रहे हैं? वेट्स बढ़ाने के लिए हम कितना ज्यादा बढ़ाएं? एक लिमिट होगी ना, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। फिर रिसर्च का काम कहाँ आता है कि हम उसके आर्किटेक्चर में क्या टिंकर करें, क्या चेंज करें, ताकि हम वेट्स एक लेवल तक ही बढ़ाएं और हमारा जो आउटपुट है वो फास्ट आ जाए, क्योंकि वेट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। ये जो वेट्स हैं बेसिकली वो बिलियन में जाते हैं एक मॉडल में। तो जितना बड़ा मॉडल उतनी ज्यादा कॉस्ट, उतनी ज्यादा चैलेंजेस। तो रिसर्च का एरिया यही होता है कि आपके मॉडल में जो आर्किटेक्चर है आप उसको कैसे हैंडल करो, कैसे फास्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे चीजों को पैरेलल में चला सकते हैं। अब आप समझ रहे हो ना कि मॉडल में बड़ा मॉडल एंड छोटा मॉडल क्यों काम आता है। जब जब एआई में एक नया मॉडल आता है और फिर एक नए नए रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं, सो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये सब इसी प्रोसेस को दर्शा रहा है कि आप बड़े मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, वो फ्री नहीं है। अगर आप चैटजीपीटी को फ्री में यूज करो तो अच्छा आउटपुट नहीं आएंगे, लेकिन अगर वही चीज आप पेड मॉडल में जाओ तो अच्छे आउटपुट आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा लर्निंग हो रही है। साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे देखें। मॉडल समझ में आया, मॉडल के बेस क्या होते हैं। अब हम एक मॉडल को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स चल रही हैं हम वो देखते हैं। इस पे हमारा लग रहा है थिंकिंग। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बनाया मॉडल में, मॉडल जो आउटपुट है वो सिर्फ जो पुराना लर्न करा हुआ है उससे नहीं देगा, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम बिताएगा, उसको ब्रेक करेगा उस प्रॉब्लम को, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को बोला हमने थिंकिंग। और थिंकिंग की और रीजनिंग, रीजनिंग के टोकन्स लगते हैं। ठीक है। अब इसमें ज्यादा टोकन लगेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो आपको हर जगह रीजनिंग नहीं कर सकते हैं। आपके पेड जो मॉडल होते हैं उसमें रीजनिंग की कैपेसिटी आती है कि बेसिकली उसमें आप बता सकते हो कि मॉडल को आपको हाई लेवल की थिंकिंग करना है, मीडियम लेवल की थिंकिंग करना है कि लो लेवल की करना है, या बिल्कुल ही नहीं करना है। उसके बेसिस पे आपके टोकन्स लगेंगे, बेसिकली जो आपकी कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि टूल्स। अब मॉडल टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। टूल क्या होता है कि जैसे मान लो हमने एक वेब सर्च,
और मॉडल अपने आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकता है, उसके जो वेब पेजेस हैं वो ला सकता है। मॉडल को नई इंफॉर्मेशन तो नहीं पता ना, आज मान लो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन तो पता नहीं। उसने ट्रेनिंग जो करी है वो पुराने डेटा पे करी है। अब जब पुराने डेटा पे करी है तो वो डेटा क्या होगा, मॉडल जो है वो उसी का आउटपुट दे पाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो मॉडल क्या करेगा, वेब सर्च करेगा, वहां से जो आज का डेटा है, आपकी जो आज की जो कैंडल स्टिक्स है उनको लेके आएगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर आपको आउटपुट बताएगा। तो बेसिकली वेब सर्च एक टाइप का टूल है। ऐसे बहुत सारे टूल्स टाइप के बन सकते हैं। आपकी डिस्क की कैपेबिलिटी की आपके डिस्क को वो रीड कर पाए। ठीक है, तो इस टाइप के टूल का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आप सबने एक प्रॉम्प्टिंग तो सुना ही होगा। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, प्रॉम्प्टिंग बेसिकली आप अपनी जो क्वेरी है वो कैसे लिख रहे हो, बेसिकली स्ट्रिंग ही है। आपने बता रहे हो उसको, सारी प्रॉब्लम्स आपने डिफाइन कर रहे हो, तो ये प्रॉम्प्टिंग हुई। लेकिन इसको आप कैसे दे रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मॉडल यही, उसको क्या पता, यही तो पता है। इसमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। आप मॉडल को बोल सकते हो, यू टेक योर टाइम, ब्रेक दिस इनटू स्टेप बाय स्टेप, रीजन एंड देन एक्ट। ये सब मैं प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के नाम बता रहा हूँ। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। बट प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप अगर अपनी जो क्वेरी है बहुत ही रफ क्वेरी दे दोगे तो आंसर भी समझ लो रफ आएगा। आपको बड़ा से बड़ा जितना ज्यादा इनपुट हो सकता है वो देना है। एलएम वो सब समझ के फिर आपका आउटपुट बनाएगा। आपकी जो क्वेरी है वो एलएम जो मॉडल है उसको डिफाइन करेगा कि इस बंदे को, उसकी क्वेरी ये है तो मुझे आउटपुट वैसे देना है। मान लो हमने अभी स्टॉक मार्केट की बात करी थी, हम क्वेश्चन में ये पूछे स्टॉक मार्केट से आज क्या इम्पैक्ट हुआ, तो मॉडल आपके दिमाग में, एक ह्यूमन के दिमाग में क्या आता है। अगर मैं क्वेरी देता हूं आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, तो यही होगा ना, स्टॉक मार्केट बढ़ा घटा, कौन सी कंपनी अच्छा करी, कौन सा कंपनी खराब करी, यही सब आंसर दोगे। लेकिन क्या पता मेरा मेरा जवाब पूछने का ये कारण था, मुझे जानना है कि आज स्टॉक मार्केट से बेसिकली क्या हुआ, कि कितने बेसिकली लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, या कितने लोग और अमीर बन गए, है ना, उनके जीवन में क्या खुशियां आ गई, इमोशनली क्या इम्पैक्ट आया। अब मैंने ये सब तो अपनी क्वेरी में पूछा नहीं था, तो एक आप जवाब कैसे दोगे अगर ह्यूमन के बारे में पूछा जाए। सेम चीज एआई के से है। वो भी क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन वो काम कैसे कर रही है, वो काम सेम जैसे ह्यूमन काम करता है वैसे कर रही है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी ह्यूमन ब्रेन से ही निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो आपके जो प्रॉम्प्टिंग होगी, जो क्वेरी होगी, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये बड़ा टॉपिक है, किसी दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। या आपको सीखना ही चाहिए, चाहे आप मेरे से सीखो, किसी दूसरे से सीखो, ऑनलाइन पढ़ो, कहीं कैसे भी करो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ये संभाल लिया तो आप मॉडल को, बेसिकली मैं कहूंगा कि आप एआई को 40 to 50% आप बेस्ट यूज करना सीख गए अगर आपने प्रॉम्प्टिंग संभाल ली। फिर जो मैंने और ऊपर कॉन्सेप्ट बताए थे, टूल्स का यूज करना, थिंकिंग यूज करना, रीजनिंग, बड़ा मॉडल यूज करना है, छोटा मॉडल यूज करना है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे कि एआई को कैसे बेस्ट यूज करना है। ठीक है,
इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल हेल्प यू टू आंसर दोज। और कुछ आप अगर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कुछ आपकी challenges आ रहे हैं, let me know those also in the comment. We will try to answer and address those. ठीक है, let's meet in the next video. Till then, thank you. Bye.